हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए, जीपैट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। दूसरे जो हमारे यूनिवर्सिटी से एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, नाइपर के एग्जाम है, उनके लिए तैयारी शुरू कर दी हम लोगों ने। और जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में थे तो उन्होंने अपने लिए जीपैट 2027 का मिशन जो है आपने शुरू कर दिया होगा। लेकिन बच्चों, सबसे बड़ी बात कि आपने जो क्वेश्चन आंसर की रिलीज हो चुकी है, आपके सामने एक पेपर आया होगा और वो पेपर फाइनली आपने सॉल्व भी किया था और उसके बाद उसकी आंसर की आने के बाद आपको पता भी चल गया कि कितने मार्क्स हो रहे हैं आपके। ये सबसे परे यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग देकर आए हैं कि जो हमने पढ़ाया उसी में से बहुत कुछ आया। मैं तो नहीं कह सकता कि 100% आया, क्योंकि 100% तो पॉसिबल नहीं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट मैक्स टू मैक्स यहां से ही आया। देखिए बच्चों, मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारा जो टीचर का जो एफर्ट्स रहते हैं, टीचर्स के जो एफर्ट्स रहते हैं 80% तक हो सकते हैं, 70% तक हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूं आपको 80% तक। उसके बाद जो 100% वाली एक्यूरेसी वाली बात आती है वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं या एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उनको डेफिनेटली वो थोड़े से और एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि मैक्स टू मैक्स पेपर जो है आपका यहीं से मतलब आया है। जैसे कि सभी टीचर ने डिस्कशन कराया है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे वो आपको एनालिसिस हो, चाहे आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री हो, या फिर आपका फार्माकोग्नोसी या जूरिस्प्रूडेंस जैसा सब्जेक्ट हो। तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ा साल भर उसी में से आया। और अगर मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो 100 क्वेश्चन के आसपास आपके ऐसे मिलेंगे, आपको 100 क्वेश्चन के आसपास जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके क्लास रूम प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज या फिर आपकी जो वाईटी पर जो सीरीज हुई थी वहां से निकल कर आया। सभी चीजों को मैच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो कोशिश यही की थी कि मैक्स टू मैक्स हम जाएं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिकॉल करें, क्योंकि आपको वाईटी पे इतने सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं कि तो वो तो ध्यान रखना पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन क्लासरूम प्रोग्राम में जो हमने जो चीजें कराई वो कहीं ना कहीं याद थी और उसी का एक समराइज वे हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करने के लिए आए, ताकि आपको लगे कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम सही डायरेक्शन में सही रास्ते पर हैं। क्योंकि अगर 2027 की तैयारी कर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हमें ये पता है कि यहां से पढ़ने पर हमारे क्वेश्चंस फंसेंगे या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये सीरीज हम लोग लेकर आए हैं कि जो पढ़ाया वहां से बहुत कुछ आया। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा यहाँ पर कि कहाँ से आया। देखिए, क्लासरूम का एक पीपीटी है, उसको मैंने यहाँ पर पीपीटी क्या उसका स्नैपशॉट है मैंने लगाया हुआ क्लास में पढ़ाते हुए। और ये क्वेश्चन था, पीके ऑफ फिनोबार्बिटल इज 3.4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग वुड बी आयनाइज्ड एट अ पीएच ऑफ 4.4। देखिए, ये फॉर्मूला यहां से निकल के आया। और शायद एक बच्चे ने यहाँ पर टाइपोग्राफिकल एरर भी हुई थी मुझसे, तो एक बच्चे ने करेक्ट भी करवाया था, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस था। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या प्लस होना चाहिए था, तो वहां पर माइनस लगा हुआ था, टाइपिंग में एरर हो गई थी। लेकिन बाद में देखिए वो करेक्ट किया गया और यहां से क्वेश्चन निकल के आया सीधा सीधा। अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर देखें यहां पर, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके या फिर आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप इस क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते थे। अगर ये भी नहीं पता था तो आप इससे भी निकाल सकते थे, बट यहां पर लॉग लेना था। तो ये भी क्लासरूम का क्वेश्चन है। आंसर आपको पता ही है, 0.9 आपका 0.9 फ्रैक्शन जो है इस कंडीशन में आयनाइज होता है। और उसकी ट्रिक भी होती है कि अगर आपका आपका जो अगर पीएच और पीके में 1 का डिफरेंस होता है तो 90% आयोनाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। वो ट्रिक से भी आप निकाल सकते थे, बट ये क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था और वहीं से क्वेश्चन निकल गया है। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत बच्चों को परेशान किया था, बच्चे बड़े कंफ्यूज थे इसमें, विच बफर सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो देखिए, यहां पर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को कह सकते हैं कि जो बनाने के लिए आप बफर्स यूज करते हैं, क्योंकि आइसोहाइड्रिक होना चाहिए आपके लैक्राइमल फ्लूइड से, तो उसके लिए एसीटेट बफर यूज करते हैं। देखिए, ये भी ऑप्शन में था। इसके लिए सिट्रेट बफर भी यूज करते हैं, सिट्रेट भी था। ठीक है, ग्लूटामेट बफर यूज करते हैं, ये भी था। लेकिन यहां पर कौन सा पूछा गया, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बफर।
तो मैंने क्लास में भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, आगे के लिए बता रहा हूं बच्चों। मोस्ट कॉमनली यूज्ड हम फॉस्फेट बफर को प्रायोरिटी देते हैं। बोले सर फॉस्फेट बफर, क्योंकि फॉस्फेट बफर एक एम्फोटेरिक टाइप का बफर होता है, इसकी बफर रेंज बहुत अच्छी होती है, मतलब एसिडिक से बेसिक और बेसिक से एसिडिक में लेकर आ सकता है, मतलब डुअल नेचर वाला होता है। एसीटेट सिट्रेट में इस तरह का नेचर नहीं होता, इसलिए हम इसको यूज करेंगे स्पेशल केस में। लेकिन यहां पर जो प्रायोरिटी हमें दिखेगी वो किसकी दिखेगी? फॉस्फेट बफर की। और ये मैंने क्लास में बताया भी था आप लोगों को, मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपका फॉस्फेट बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट पीके ऑफ द ड्रग। वहीं से सेम क्लास से देखिए, उसी दिन की सेम पीपीटी से दूसरा क्वेश्चन भी था। ठीक है, अगर हम देखें यहां पर द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड एनवायरमेंटल पीके, क्या रिलेशन था, किससे एस्टेब्लिश करते हैं? पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। और पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो की आपकी इक्वेशन रहती है वो हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन रहती है, यहां से था। ओके, क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस को नहीं लेकर आया हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, ये मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, 4 से 5 क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड थे, कहीं ना कहीं हमने उसको डिस्कशन किया था, जो हमारे जो कंसेप्ट थे उनके ऊपर थे। यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे केवल और केवल वो क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पूछे गए। चलिए, अब यहां पर अमंग द गैसियस सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स बिकॉज इट्स एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव नेचर की केवल एक ही गैस होती है, वो कौन सी होती है? आपकी इथिलीन ऑक्साइड, ETO। आपने देखा इथिलीन ऑक्साइड एक ही होती है, जिसके लिए कंडीशंस भी बताई थी मैंने क्लास में, और ये बताया भी था कि केवल एकमात्र ऐसा स्टरलाइजर है जो कि एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसलिए हमेशा इसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन के साथ में, CO2 के साथ डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट प्रोवाइड विच क्लास ऑफ क्लीन एयर फॉर असेप्टिक प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया, लेकिन ऑप्शंस देखिए आप, पूरे के पूरे ऑप्शंस वही है, क्लास में क्वेश्चन कराया था, थोड़ा सा यहाँ की लैंग्वेज बदल दी, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सेम टू सेम ऑप्शंस आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे। और ये देखिए क्लास 100 रूम आपका लेमिनार एयर फ्लो होता है, इसमें असेप्टिक फिल्म एरिया और लेमिनार एयर फ्लो क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो क्लास 100 एरिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपका पेरेंटल प्रिपरेशंस का जो आपका एनवायरमेंटल क्लासिफिकेशन था, वहां से क्वेश्चन निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आयोडीन इज वेरी स्पेरिंग। इस क्वेश्चन पर बहुत विवाद हुआ था और ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से ड्रॉप भी होगा, लेकिन अगर ये लॉजिकली देखिए इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, लॉजिकली अगर देखें तो देखिए मैंने आपको बताया था, उस दिन भी बोला था, वेरी स्पेरिंगली कोई टर्म नहीं होता, वेरी स्लाइटली टर्म होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनाया था कायदे से यहां पर वेरी स्लाइटली होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? वेरी स्लाइट, या फिर वेरी को हटाकर आप केवल स्पेरिंगली रखते तो ठीक था। अगर खाली स्पेरिंगली रखते तो आंसर क्या हो जाता? स्पेरिंगली के हिसाब से 30 to 100, जो कि आंसर दिया नहीं। एग्जामिनर ने आंसर दिया वेरी स्लाइटली के हिसाब से, कौन सा? आपका 4000 मतलब रेंज आ रही है वेरी स्लाइटली की 100 to 1000 पार्ट्स। एग्जामिनर ने देखिए आंसर दिया है वेरी स्लाइटली के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है वेरी स्पेरिंगली के हिसाब से। अगर स्पेरिंगली होता तब भी ठीक था, स्पेरिंगली होता तो आंसर क्लियर कट हो जाता, यहां पर 100 हो जाता, वो है नहीं है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ड्रॉप होगा। बट फिर भी अगर यहां पर देखिएगा क्लास का कंसेप्ट से सीधा सीधा निकल के आया। अब उसके बाद ड्यूरिंग एम्प्यूल सीलिंग नाइट्रोजन फ्लशिंग यूज्ड मेनली फॉर दी, किसके लिए? ये आपका यहां पर नाइट्रोजन का यूज किया जाता है आपका ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, फ्लशिंग नाइट्रोजन की फ्लशिंग करते हैं, CO2 यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि आपका एम्प्यूल जो रीजन है वो कैसा हो, आपका एम्प्यूल रीजन आपका फ्री हो जाए, किससे? O2 से, ताकि आपकी ड्रग डिग्रेड होने से बच जाए। ओके, अब नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कोलोइडल सिस्टम में बताया था कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? केवल और केवल कोलॉइड शो करते हैं। स्कैटरिंग फिनोमेना होती है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ये क्लासिक आपको जो डिफरेंसेस भी बताए थे आपका सॉल्यूशन कोर्स डिस्पर्शन और कोलोइडल सिस्टम के बीच में, तो उसमें भी बताया था, क्योंकि लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन कोलोइडल सिस्टम से निकल के आया था, मैच दी कॉलम था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आप लोगों ने सिंपली बना दिया था। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? सिंपली स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये था। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा, जो आपकी कैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, टिंडल इफेक्ट, लाइट माइक्रोस्कोप, ये सब यूज करते हैं। तो इस हिसाब से ये सीधा सीधा क्वेश्चन कोलोइडल सिस्टम से देखने के लिए मिला।
अब यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान किया गया कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर में मिथाइलिन ब्लू का यूज कहां पर किस टेस्ट में किया जाता है, क्लोजर्स के या कंटेनर के। तो बच्चे बड़े कंफ्यूजन थे। कंटेनर, कंटेनर यहां पर दिमाग में चला कि सर कंटेनर मतलब यहां पर मिथाइलिन ब्लू लीकर टेस्ट दिमाग में घूम रहा था। लीकर टेस्ट, तो कुछ बच्चे हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस भी लगाए, कुछ बहुत क्लियरिटी लगाए थे, कुछ थर्मल शॉक भी लगाए। लेकिन यहां पर क्लियर क्लास में जब मैंने पैकेजिंग पढ़ाया था, और पैकेजिंग में मैंने आपको बताया था कि जीपैट में एक बार रबर क्लोजर के क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। 2014 में रबर क्लोजर के उससे क्वेश्चन निकल के आया था। तो वो देखिए वहां से ही एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, सेल्फ सीलेबिलिटी के लिए कौन सी डाई यूज करते हैं हम? मिथाइलिन ब्लू डाई यूज करते हैं। पूरा प्रोटोकॉल भी बताया था मैंने आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखिए वहीं से आ गया, एक ही टेबल से दो क्वेश्चन निकल के आए, एक ही टेबल से दो क्वेश्चन, और कई बार पढ़ाया मैंने, कई बार क्लास में बताया कि बच्चा इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 में भी इसी टेबल से क्वेश्चन आया था, और देखिए 2026 में भी इससे क्वेश्चन आ गया, वो भी दो दो क्वेश्चन आ गए। देखिए चलिए अब यहां पर कमर्शियली गामा रेडिएशन, ये बहुत बड़ा विवाद वाला क्वेश्चन रहा है। बच्चों ने ये बोला है कि सर इस क्वेश्चन को हम चैलेंज कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल बच्चों के मन में, मैं भी अगर स्टूडेंट होता तो मैं ये बोल देता कि हाँ कर देता है, सही है। लेकिन आप ये देखिएगा कि यहां पर एक वर्ड जोड़ दिया, कमर्शियली। अब बेटा कमर्शियली की बात हो रही है तो हमें कमर्शियली के दूसरे विकल्प देखने पड़ेंगे। गामा रेडिएशन सस्ता तो होता नहीं है, महंगा होता है। आप हीट लेबाइल सब्सटेंस के लिए आप यूज करोगे, कमर्शियल लेवल पर आप यूज करोगे, सोचो आई ड्रॉप, पेरेंटल प्रिपरेशन को अगर गामा रेडिएशन से आप कमर्शियल लेवल पर क्या करोगे, स्ट्राइल करोगे, तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि गामा रेडिएशन से अगर आप स्टरलाइजेशन करते तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो भैया हीट लेबाइल मटेरियल के लिए बेस्ट कमर्शियल अगर मेथड के बारे में बात करें तो फिल्ट्रेशन होती है। क्या होती है बच्चों? फिल्ट्रेशन होती है। तो यहां पर सिरिंजेस यूज करते हैं, देखिए सिरिंजेस के लिए करते हैं हम लोग, स्वैब के लिए भी करते हैं, और मेटल फॉइल्स के लिए भी की जाती है। देखिए एल्युमिनियम पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी करते हैं। तो स्वैब के लिए तो करना ही पड़ता है हमें, स्वैब के लिए तो, लेकिन हीट लेबाइल लिक्विड्स के लिए, देखिए हीट सेंसिटिव प्रिपरेशन के लिए तो करते हैं, हार्मोन के लिए, आपका एंटीबायोटिक इन ड्राई स्टेट, लेकिन ऐसा कहीं भी लेकिन देखने को नहीं मिलेगा कि हीट लेबाइल सब्सटेंस के लिए कमर्शियल लेवल पर आप यूज करते हैं। तो इसलिए इसका यहां पर इस स्टरलाइजेशन के चैप्टर से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। अब नेक्स्ट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से इसका आंसर चेंज होगा, आंसर गलत है, ड्रॉप तो नहीं कहूंगा मैं इसका, क्योंकि यहां पर क्या ये गड़बड़ कर दी थी। और मैंने जब पहली बार डिस्कशन कराया था आप लोगों ने बोला था सर यहां पर मुझे जो क्वेश्चन मिला था जब मेमोरी बेस्ड, उसमें यहां पर शेयर स्ट्रेस था। क्या था? शेयर स्ट्रेस। यहां पर क्या शेयर रेट लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या इसलिए ये रीजन गलत हो गया। न्यूटोनियन फ्लूइड डू नॉट ओबे द न्यूटोनियन लॉ। देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड जो रहते हैं न्यूटन लॉ का पालन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, करते हैं, विस्कोसिटी वाले चैप्टर में कई बार पढ़ाया था। लेकिन देयर विस्कोसिटी चेंज विद अप्लाइड शेयर रेट, शेयर रेट चेंज होती है, शेयर रेट चेंज हो रही है, उसके कारण विस्कोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। देयर विस्कोसिटी चेंज विद अप्लाइड शेयर स्ट्रेस, क्योंकि आप देखिए अगर आप एफ को बदलोगे तभी आपका जी बदलेगा और ईटा में वैल्यू आएगी। अगर जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जी फास्ट हो जाएगा, तो ईटा अपने आप कम हो जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में डिस्कस कराया था विस्कोसिटी रियोलॉजी वाले चैप्टर से। ये स्नैपशॉट इसलिए लगाना जरूरी थे, आप बोल रहे हो सर क्या कर रहे हो जी स्नैपशॉट क्यों लगा रहे हो, लेकिन ताकि पता तो चले बच्चों कि क्वेश्चन कहां से आया, ठीक है। वैसे आप लोगों ने रिस्पॉन्स तो दिया था, बोला सर क्वेश्चन पेपर आपने जो पढ़ा है उसी में से आया, लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाना जरूरी थी ताकि हमें मेमोरी भी रहे कि हाँ भाई हमने कहां से कब पढ़ा था। चलिए अब यहां पर वैगनर नील्सन मेथड, यहां पर बहुत डिटेल में नहीं गया था, लास्ट चैप्टर था बायोफार्मास्यूटिक्स का कंपार्टमेंट मॉडलिंग एंड मिसलिनियस, वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर के को डिटरमाइन करने के लिए आप एक मेथड यूज करते हो, रेसिडुअल कर्व मेथड आप यूज करते हो। तो यहां पर आपने एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए के को, अल्टरनेटिव मेथड थी ये, अल्टरनेटिव मेथड थी के को फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो यहां पर के को फाइंड आउट करने के लिए वैगनर नील्सन मेथड फॉर वन कंपार्टमेंट और लू रीगलमैन मेथड फॉर मल्टी कंपार्टमेंट के लिए था। देखिए यहां से इस लाइन से क्वेश्चन निकल के आया,
लास्ट चैप्टर था बायोफार्मास्यूटिक्स का मॉडलिंग। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे हम, मैंने बताया था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी में से पेपर बनेगा, अननेसरी डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इधर से बन गया। बायोफार्म के तो मैं ये कह सकता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपके क्लास से ही आए, एक क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं गया और अच्छा खासा वेटेज आया। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया विच मेथड इज प्रेफर्ड फॉर स्टडी टेस्टिंग फॉर एंटीबायोटिक कंटेनिंग पेरेंटल दैट इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ। अब ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन था कि यहां पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी है, तो यहां पर डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड थी और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड थी। मैंने दोनों का प्रोसीजर बताया था, ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का है और एक डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड का। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड का एडवांटेज क्या था कि इससे आप ऐसी प्रिपरेशन जिसमें एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस मौजूद रहते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स, लाइक प्रिजर्वेटिव, तो उनके लिए बेस्ट सुटेबल मेथड थी। चलिए अब नेक्स्ट है फाइटोसोम। ये फाइटोसोम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इनडायरेक्ट था। मैंने फाइटोसोम बताए थे, लेकिन इसके बारे में एक चीज बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग डोजेसोम है। जनरली डोजेसोम विदाउट ड्रग के भी बन सकते हैं, लेकिन फाइटोसोम एक ऐसा डोजेसोम होता है जिसमें आपकी ड्रग के साथ में आप डोजेस फॉर्म बनाते हो, मतलब बिना ड्रग के आपका डोजेस फॉर्म बनना संभव नहीं है, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर क्या था, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था कि फाइटोसोम, दिमाग में चला हमारा फास्फोलिपिड और ड्रग्स एपीआई। एपीआई कौन सा, नेचुरल। तो यहां पर क्या, बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या जोड़ दिया इसमें, फास्फोलिपिड। और भी कुछ जोड़ सकते थे, लेकिन फास्फोलिपिड को जोड़ने का क्या फायदा हुआ कि बायो अवेलेबिलिटी आपको बढ़ी हुई मिली। अब यहां पर द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय, सीधा सीधा क्वेश्चन, ये तो लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन है, देखिए मैंने मेंशन किया था जीपेट 2025 क्लास में, डार्सी इक्वेशन कहां से, फिल्ट्रेशन का जो चैप्टर था, इंजीनियरिंग सेक्शन जो हुआ था, इंजीनियरिंग से भर भर के क्वेश्चन आए। इस बार एग्जामिनर बड़ा खुश था, इस बार ऐसे टॉपिक्स उठाए, ऐसे सब्जेक्ट्स उठाए जहां से अभी 2-3 साल से क्वेश्चंस कम आ रहे थे। जो मेरी एनालिसिस है, बायोफॉर्म से क्वेश्चन कम आ रहे थे, अच्छे खासे क्वेश्चन आए, इंजीनियरिंग से क्वेश्चन कम आ रहे, अच्छे खासे क्वेश्चन आए। तो देखिए यहां से हमारी जो क्लास थी वहां से क्वेश्चन निकल के आया, आंसर डार्सी इक्वेशन था। उसके बाद मैंने इसका ट्रिक भी बताया था आपको किक्स लॉ के लिए, और वो देखिए तीनों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, तीनों में डिफरेंस भी बताया था और याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि रिटिंगर थ्योरी न्यू सरफेस एरिया से रिलेटेड है, बॉन्ड थ्योरी साइज रिडक्शन से रिलेटेड है, बट इसमें स्क्वायर रूट जोड़ देते हैं, और किक्स थ्योरी साइज रिडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, यहाँ पर सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी ज्यादा आप एनर्जी यूज करोगे उतना ज्यादा साइज रिडक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सा यहां से आपको आंसर मिल जाता। उसके बाद सरफेक्टेंट वाला क्वेश्चन है ये आपका, ये मैंने आपको क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन पढ़ाया था, तब बताया था कि जब माइसेल्स फॉर्मेशन हो जाता है, क्वेश्चन भी कराया था मैंने, मुझे कुछ कुछ ध्यान आ रहा है कि जस्ट जो हमारा पेपर से पहले पेपर करके एक हम लोगों ने सेशन रखा था, उसमें एक क्वेश्चन कराया था कि जैसे ही जस्ट आपका सरफेक्टेंट माइसेल फॉर्मेशन कर लेगा तो वहां पर क्या होगा कि आपकी सरफेस टेंशन एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो माइसेल, जो आपका सरफेक्टेंट है वो इंगेज्ड हो चुका है किसको बनाने के लिए, माइसेल्स को बनाने के लिए, क्योंकि सरफेक्टेंट का बेसिकली काम क्या था, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। अब वो इंगेज हो गया है कि अब देखिए जैसे सपोज दैट 40 मॉलिक्यूल्स थे आपके पास, उन्होंने सरफेस टेंशन रिड्यूस कर दिया, फिर जैसे ही आपके 40 से ऊपर हुए तो उसने क्या हुआ कि माइसेल्स बना दिया, और आप ऊपर से कंटिन्यूअसली सरफेक्टेंट ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर एक तरीके से सरफेक्ट जो आपकी जो कह सकते हैं कि जो आपकी सरफेस टेंशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन जो कि कहां से निकल के आया आपका, हाइपो एल्बुमिनेरिया से, ये क्लास का ही है वैसे वैसे मुकुल सर ने भी पढ़ाया होगा, सुप्रिया मैम ने भी पढ़ाया होगा आप लोगों को फार्माकोलॉजी में, क्योंकि जो फार्माकोकाइनेटिक्स जो रहती है वो क्या कहते हैं कि वो हमारा थोड़ा सा बायोफॉर्म में भी टच करती है और उनका भी है, तो ये उन्होंने बताया, लेकिन क्लास में ही बताया था कि जनरली केस में क्या होता है कि अगर डिजीज कंडीशन है तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है, और प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है तो प्रोटीन बाइंडिंग कम हो जाती है, और प्रोटीन बाइंडिंग अगर कम होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, तो यहां पर ड्रग जो है एक्टिव फॉर्म में ज्यादा फ्री रहेगी, क्योंकि बाइंडिंग के लिए प्रोटीन्स कम अवेलेबल होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं था। फिर उसके बाद फॉर्मूला फॉर द रीनल क्लियरेंस, ये एक्सक्रीशन का सीधा सीधा फॉर्मूला था, और मैंने इसको कंपेयर भी किया था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। देखिए एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर किया था, मैंने बताया था कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, यहां पर क्या था एलिमिनेशन रेट या एक्सक्रीशन रेट अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द एचएल, ये तो कई बार पढ़ाया मैंने, ये तो कई बार पढ़ाया था, जब मैंने सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक बता रहा था तब बताया था मैंने आपको, मोर देन 15 जिनकी एचएलई वैल्यू होती है, बिड सीरीज, मिड सीरीज,
ट्विन, इन सब का क्या कैसे यूज करते हैं हम, सोल्युबलाइजिंग एजेंट। देखिए यहां से हम सोल्युबलाइजिंग एजेंट यहां से सीधा सीधा निकल के आया 16 to 18, देखिए 16 to 19 मैंने मेंशन किया है क्लियर। ये आपका कौन से चैप्टर से, ये इंटरफेशियल फिनोमेना में ये पढ़ाया था मैंने आपको। ओके चलिए, अब नेक्स्ट है सेंट्रल कंपार्टमेंट इन टू कंपार्टमेंट मॉडल रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बताया था क्लियर कि जो हाईली वास्कुलर ऑर्गन होते हैं वो सेंट्रल कंपार्टमेंट का काम करते हैं, और मैंने बताया था आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन है, चाहे लंग्स हो, लिवर हो, ब्रेन हो, किडनी हो, ये सब आपके किस में आते हैं, हाईली परफ्यूज टिश्यू। और जो हाईली परफ्यूज टिश्यू होते हैं वो सेंट्रल कंपार्टमेंट का काम करते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड। ब्लड भी सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है। तो यहां से आपने सीधा निकाल लिया था आंसर, हार्ट। यहां से मेमोरी यहां से भी था, और ये रैट भी होता है, रैपिडली इक्विलिब्रियम टिश्यू भी होता है। और ये क्या होता है आपका, एक तरीके से बात करें हम, क्या है ये आपका मेमोरी, जो आपका मेमोरी कंपार्ट जो मॉडल है उसमें भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से सेंट्रल कंपार्टमेंट का काम करता है। अब उसके बाद राइजिंग फिल्म एवोपरेटर, ये एक क्लासिफिकेशन, मैंने केवल खाली क्लासिफिकेशन बताया था, और इसमें बताया था कि यहां से एक स्टीम जैकेट होती है और इधर से राइजिंग फिल्म। क्यों बोल रहे हैं कि यहां पर जो वेपर है वो आपका लिफ्ट करती है ऊपर की तरफ, जिसके कारण क्या होता है, एवोपरेशन क्रिएट होता है। तो वेपर लिफ्ट इफेक्ट यहां पर, यहां से निकल के आया सीधा सीधा। ओके, इस क्लासिफिकेशन से खाली मैंने यही बताया था आप लोगों को। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, मैंने डिस्टिलेशन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया था। एक डिस्टिलेशन में मैंने आपको बताया था कि डिस्टिलेशन की जितनी सारी मेथड थी वो सब बताई थी मैंने। बहुत लंबा लेक्चर नहीं लेके गए थे हम कि एक दिन चला रहे हैं, 2 दिन चला रहे हैं। मैंने आपको बताया था 30 या 40 मिनट का लेक्चर था, उसमें सारे डिस्टिलेशन थे, जितने भी टाइप्स थे सब एक्सप्लेन किए थे। और मैंने ये भी बोला था इनके सिनोनिम्स जरूर याद रखना। देखिए सिनोनिम से क्वेश्चन आ गया, फ्लैश डिस्टिलेशन मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क भी किया था मैंने। ओके, अब यहां पर ये तो मैंने कई बार कई जगह पढ़ा है, केमिकल पेनिट्रेशन एनहांसर कौन सा होता है, देखिए यहां पर डीएमएसओ, ये आपको मैंने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में पढ़ाया था। आपको मैंने ये वहां पर भी डिस्कस कराया था, कहां पर, जब मैंने एनडीडीएस पढ़ाया था, दोनों जगह मैंने डिस्कस कराया था। ओके, एक और इंपॉर्टेंट जो साल भर मैंने जब भी क्रीमिंग की बात आई, जब भी इमल्शन पढ़ाया, तो क्रीमिंग इज अ टेस्ट और क्रीमिंग इज द प्रॉब्लम, दोनों। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल प्रॉब्लम होती, कई बार बताया था। और इसमें क्या होता है, इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण। ओके, तो यहां पर सीधा सीधा वही ऑप्शंस बन के चला है, यहां से निकल गया है। दोस्तों इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपकी जो फार्मापल्स बुक है उससे भी पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इनडायरेक्ट पूछे गए हैं, कंसेप्ट यूज किया गया है, जो क्लास में हम लोगों ने सीखा उसको यूटिलाइज करके क्वेश्चंस आए हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों का रिजल्ट बढ़िया रहेगा, मुझे उम्मीद है। बच्चे परेशान हैं, कट ऑफ इतना रहना चाहिए था, अभी मत सोचिए, ज्यादा मत सोचिए, आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। आप मन में ये रखिए कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, सब बढ़िया होगा। आपने अपना काम कर दिया है, आगे ईश्वर की जो मर्जी होगी, उन्होंने जो आपके लिए बेस्ट लिख रखा होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग इस तरह के कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।